तो बच्चों हम जो अगला टॉपिक देख रहे हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, है ना। तो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है डेंसिटी के ऊपर। अब ये चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं ये सॉलिड्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं, लिक्विड्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो हमें तो पता है डियर स्टूडेंट्स की डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, डेंसिटी क्या होता है हमारा, डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमको पता है उसका वॉल्यूम बढ़ता है ना। पर उसके मास को क्या होता है, मास तो कांस्टेंट रहता है डियर स्टूडेंट्स, यानी इस फॉर्मूला में जो मास है दिस मास विल रिमेन कांस्टेंट। मास मतलब कहीं ना कहीं आप समझिए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मान लीजिए किसी सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं, तो सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो वो एक्सपांड होगा, तो क्या उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, क्या नहीं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स विल रिमेन सेम, तो मास कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी को क्या होगा, डेंसिटी विल डिक्रीज़, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे होती है, यही चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो इनिशियल डेंसिटी है उसको हम रो बोल देंगे और जो फाइनल डेंसिटी है उसको हम रो डैश बोल देंगे, ठीक है। अब क्योंकि डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो हम बोल सिंस डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रो डैश अपॉन रो, है ना। तो इधर लिखता हूँ मैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रो डैश अपॉन रो इज़ नथिंग बट वी अपॉन वी डैश, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि जो फाइनल वॉल्यूम होता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। हमें ये भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम होता है वो इनिशियल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, जो आप बोलना चाहें, चलिए मैं डेल्टा टी लिख देता हूँ, ये होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला है और ये इनिशियल वॉल्यूम है और 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद फाइनल वॉल्यूम इतना हो जाता है, ठीक है। तो 2 को हम 1 में पुटअप कर सकते हैं, यानी 1 में जो वी डैश की वैल्यू है वहाँ हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पुटिंग 2 इन 1, आइए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा रो डैश अपॉन रो इज़ नथिंग बट, ऊपर तो वी रहेगा इनिशियल वॉल्यूम और नीचे वी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये क्या होगा, वी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब हम चाहें तो इस गामा को उधर ऊपर भेज सकते हैं, सॉरी इस रो को हम उधर ऊपर भेज सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रो डैश इज़ इक्वल टू, तो हम बोल पाएंगे कि रो डैश इज़ इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है, ये हम बोल पाएंगे। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये फाइनल डेंसिटी इज़ नथिंग बट इनिशियल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको या तो हम ऐसा लिख लें या नहीं तो डियर स्टूडेंट्स इसको लिखने का एक मेथड और है, तो वो क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं रो डैश इज़ नथिंग बट रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी होल का पावर -1। देखिए इस पूरे का पावर 1 था तो ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। और अगर आपको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन याद हो, यानी कि अगर हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स होल का पावर n, जहाँ पे कि x बहुत ही छोटा नंबर है, तो उस केस में इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस nx लिखते हैं, ये पावर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली अगर ये 1 प्लस एक्स होल का पावर -n है तो ये -n नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस nx, है ना। सो दिस इज़ कॉल्ड एज बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन या बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसी का हम फ़ायदा उठाएंगे। जनरली क्या होता है कि गामा हमारा बहुत छोटा होता है, गामा की वैल्यूज़ जो है वो 10 का पावर -3 -4 -5 इस तरह से होती हैं। तो अगर गामा की वैल्यू बहुत छोटी है तो ये पूरा टर्म अगर हम बहुत छोटा मान लें तो फिर हम यहाँ पे रो डैश को लिख सकते हैं रो इंटू, देखिए ये आके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी।
तो ये भी एक फॉर्म है इसका। तो ये दो फॉर्म है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। ये दोनों फॉर्म्स आप ध्यान में रख सकते हैं, या सिर्फ एक फॉर्म आप ध्यान में रख लीजिए, दूसरा फॉर्म तो आप मॉडिफाई करके लिख ही सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, यानी टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी घट जा रही है। ये माइनस साइन जो यहाँ हमको दिख रहा है, ये माइनस साइन हमें बता रहा है कि डेंसिटी जो है वो, जो फाइनल डेंसिटी जो है वो घट जा रही है, इनिशियल डेंसिटी से कम हो जा रही है ना। तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स। तो टेम्परेचर के बढ़ने से जब ये पॉजिटिव होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली जो फाइनल डेंसिटी है वो इनिशियल डेंसिटी से कम होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। अपथ्रस्ट को ही हम बॉयंट फोर्स ही बोलते हैं। तो टेम्परेचर का क्या असर होता है बॉयंट फोर्स के ऊपर, वो भी हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से बॉयंट फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। आपको क्या लगता है डिस्टेंस, क्या लगता है, बोलिए आप, कि टेम्परेचर के बढ़ने से बॉयंट फोर्स बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए क्या हो सकता है इसका जवाब, आपको क्या समझ आ रहा है इस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस। देखिए, एक तो आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, बॉयंट फोर्स का फार्मूला। और जो बॉयंट फोर्स का फार्मूला होता है, मान लीजिए एफ बी लिख देता हूँ उसको, बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी सॉलिड का कितना हिस्सा, सॉलिड के वॉल्यूम का कितना हिस्सा जो है वो लिक्विड में डूबा हुआ है, ये वो वॉल्यूम है, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। देखिए ये बॉयंट फोर्स कौन लगाता है, लिक्विड लगाता है ना सॉलिड के ऊपर, इसलिए डेंसिटी किसकी लेंगे, लिक्विड की लेंगे, इनटू जी। तो बॉयंट फोर्स में जो डेंसिटी होती है वो किसकी डेंसिटी होती है, लिक्विड की डेंसिटी होती है, क्योंकि लिक्विड ही ये बॉयंट फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब अगर हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डुबा दिया, यानी मान लीजिए ये हमारा लिक्विड था और इस लिक्विड के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली इमर्स कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट द इमर्स्ड वॉल्यूम। तो यहाँ जो इमर्स्ड वॉल्यूम, इसकी जगह पर हम टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं, यानी उस केस में हम लिख सकते हैं कि बॉयंट फोर्स इज नथिंग बट वी इंटू रो एल इंटू जी। इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। तो इनिशियल बॉयंट फोर्स मान लीजिए इतना था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। दिस वाज सपोज द इनिशियल बॉयंट फोर्स। बाद में बॉयंट फोर्स को क्या हुआ, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। ठीक है, थोड़ा आपको कॉमन सेंस यहाँ बता देता हूँ मैं कि देखिए, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बेसिकली होता यह है कि लिक्विड की डेंसिटी जो है वो घट जाती है। और व्हाट अबाउट, देखिए ये तो कांस्टेंट रहेगा, जी कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो जब हम इसको हीट करेंगे, ये मान लीजिए ये वेसल को नीचे से हीट कर रहे हैं, तो लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और लिक्विड के अंदर जो सॉलिड डूबा हुआ है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना डिस्टेंट। जब अंडा हम बॉईल करते हैं तो यही करते हैं ना, पतीले के अंदर मान लीजिए पानी है, ये अंडा है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और ये अंदर में जो सॉलिड रखा है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बच्चों, तो जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी घट जाती है, अभी अभी हमने देखा। पर जो हमारा सॉलिड है उस सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ेगा। वहाँ देखिए या यहाँ भी आप देख सकते हैं, लिक्विड की डेंसिटी घटेगी और सॉलिड का जो वॉल्यूम है, जो इमर्स्ड वॉल्यूम है, भाई जाहिर सी बात है सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पहले वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, वॉल्यूम बढ़ गया तो अब इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ रहे हैं बात को, तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब बॉयंट फोर्स को क्या होगा, तो बॉयंट फोर्स यहाँ बढ़ भी सकता है, बॉयंट फोर्स यहाँ घट भी सकता है, और बॉयंट फोर्स में कोई बदलाव नहीं आए ऐसा भी हो सकता है। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया सॉलिड का पर लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम बढ़ी, तो फिर बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा। और अगर ये ज़्यादा से कम हुआ, ये कम है ये ज़्यादा है, मतलब मैग्नीट्यूड्स मैं बता रहा हूँ, डेंसिटी ज़्यादा कम हो गई, वॉल्यूम थोड़ा ही बढ़ा, तो बॉयंट फोर्स घट जाएगा। और अगर ये जितने से घटा ये उतने से ही बढ़ गया तो फिर बॉयंट फोर्स एज इट इज़ रहेगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि सॉलिड का वॉल्यूम बहुत छोटे अमाउंट से बढ़ता है पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बहुत ज़्यादा घट जाती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बॉयंट फोर्स घट ही जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बॉयंट फोर्स घट ही जाता है। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो बॉयंट फोर्स है उसको मैं बोल देता हूँ एफ बी डैश। तो एफ बी डैश क्या हो जाएगा, नया वॉल्यूम
सॉलिड का नया वॉल्यूम जो कि अंदर डूबा हुआ है, इनटू लिक्विड की नई डेंसिटी, और जी तो जी रहेगा, ठीक है। रेशियो लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ बी डैश अपॉन एफ बी इज़ नथिंग बट वी डैश रो एल डैश इंटू जी अपॉन वी इंटू रो एल इंटू जी, बोल सकते हैं ऐसा। और ये जी जी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, ये देखते हैं। तो ये हमारा जो वी डैश है, वी डैश इज़ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, है ना, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वी डैश को हम क्या लिखते हैं, वी इंटू 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड इंटू डेल्टा थीटा बोलिए या डेल्टा टी बोलिए, है ना, इस तरह से लिख दिया मैंने। और ये है रो एल डैश, व्हाट इज़ रो एल डैश, फाइनल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि व्हाट इज़ फाइनल डेंसिटी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करते हैं टेस्ट। तो फाइनल डेंसिटी के लिए रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी हम यूज़ करेंगे। तो ये फाइनल डेंसिटी जो है वो इनिशियल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इनिशियल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड, है ना, गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। देखिए आप यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो अगर ये लिक्विड की फाइनल डेंसिटी है तो ये लिक्विड की इनिशियल डेंसिटी हो जाएगी अपॉन ये गामा किसका होगा, सब कुछ लिक्विड का होगा क्योंकि ये सारा कुछ लिक्विड के लिए हो रहा है, ठीक है। उम्मीद आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये लिक्विड के लिए है, इसीलिए यहाँ नीचे लिक्विड आया, यहाँ भी लिक्विड आया, ठीक है। और ये सॉलिड के लिए है, इसीलिए ये पूरा का पूरा किसके लिए आया, सॉलिड के लिए आया। उम्मीद है आप ये बात समझ रहे होंगे। और नीचे में पहले से कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, नीचे में पहले से ये रो एल है, तो ये रो एल लिख देते हैं, ये पहले से है यहाँ पे, और ये वी भी पहले से है तो वो भी लिख देते हैं, दैट्स इट। तो बेसिकली इसके जगह पर हमने ये लिखा है, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही है, जी तो कट गया है हमारा, ठीक है। उम्मीद आप ये बात समझ रहे होंगे। अब थोड़ा काटा कूटी कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे v और v कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ रो एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है एफ बी डैश अपॉन एफ बी इज इक्वल टू 1 प्लस गामा सॉलिड इंटू डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इस तरह से बच रहे हैं हमारा। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम कैसे पता लगा पाएंगे कि इनिशियल बॉयंट फोर्स और फाइनल बॉयंट फोर्स का रिलेशनशिप कैसे पता लगा पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूँ अगले पेज पे, एफ बी डैश अपॉन एफ पी। तो मैं लिख रहा हूँ एफ बी डैश अपॉन एफ बी, और यहाँ है 1 प्लस गामा सॉलिड इंटू डेल्टा टी, और नीचे है 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी, ठीक। अब मोस्टली होता क्या है, मोस्टली होता ये है कि जो सिंस गामा सॉलिड जो है वो कम होता है गामा लिक्विड से, गामा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, तो जनरली क्या होता है कि लिक्विड का एक्सपांशन ज़्यादा होता है ना एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डिस्टेंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लिक्विड ज़्यादा एक्सपांड करता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो क्योंकि डेंसिटी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर दैन गामा एस, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो टर्म है ये छोटा होगा और नीचे वाला टर्म बड़ा होगा, इज़न्ट इट डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो रेशियो है, दिस एंटायर रेशियो विल बी लेस देन 1, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ छोटी नीचे वाली चीज़ बड़ी है, तो ये रेशियो 1 से छोटा हो जाएगा। यानी कि देखिए, अगर ये छोटा है तो मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है तो मतलब ये बड़ा है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। जैसे आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एफ बी डैश अपॉन एफ बी जो है, ऊपर सपोज़ 4 आ गया और नीचे 8 आ गया, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि एफ बी डैश इज़ एफ बी अपॉन 2। तो मुझे बताइए कौन बड़ा है, इनिशियल बॉयंट फोर्स बड़ा है या फाइनल बॉयंट? तो फाइनल बॉयंट फोर्स इज इनिशियल का आधा। मतलब ये बस मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड।
दैट व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, इजंट इट डिस्टेंस। तो फाइनल बॉइंट फोर्स इनिशियल बॉइंट फोर्स का आधा है, यानी फाइनल बॉइंट फोर्स जो है वो कम होगा इनिशियल बॉइंट फोर्स से, देयरफॉर जो फाइनल बॉइंट फोर्स है वो कम होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है डिस्टेंस कि टेम्परेचर बढ़ने से बॉइंट फोर्स घट जाता है। आप देखिए यहाँ पे तो जो फाइनल बॉइंट फोर्स है वो कम हो गया इनिशियल बॉइंट फोर्स। तो इनिशियली जब पानी ठंडा था तो उसका बॉइंट फोर्स ज़्यादा था, पानी या कोई भी लिक्विड जब ठंडा था तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा था, जब गर्म हुआ तो बॉइंट फोर्स कम हो गया। ठीक है, गर्म हुआ तो बॉइंट फोर्स कम हो गया। तो ये बात हम यहाँ से बोल सकते हैं, है ना। और ये तो हमने बॉइंट फोर्स के बारे में बोल दिया। और व्हाट अबाउट द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। एपरेंट वेट मतलब क्या समझते हैं आप स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिलाता हूँ। तो जो हमारा एपरेंट वेट होता है वो क्या होता है। एपरेंट वेट इज़ नथिंग बट वेट इन एयर, जिसको हम एक्चुअल वेट भी बोलते हैं, माइनस अपथ्रस्ट, यानी बॉइंट फोर्स। ठीक है, ये चीज़ है। मतलब मैं आपको इस तरह से याद दिलाता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी लिक्विड में डुबा दिया है, ठीक है, तो इसका जो वेट इन एयर है एम जी हमारा क्या है, ये वेट इन एयर है ना, वो नीचे एक्ट करेगा और बॉइंट फोर्स किधर एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ हमारा बॉइंट फोर्स यानी अपथ्रस्ट एक्ट करेगा। तो जनरली ये अगर बड़ा है और ये अगर छोटा है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक फोर्स लगेगा, वो नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जो नेट फोर्स लग रहा है उसी को हम बोलेंगे वेट एपरेंट, यानी वेट इनसाइड द लिक्विड। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एज द एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ना। किसी ऑब्जेक्ट का वेट लिक्विड के अंदर कितना है जो कि हवा से कम होता है, उसी को हम एपरेंट वेट बोलते हैं, है ना। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो एपरेंट वेट है यहाँ पे वो क्या होगा, वो होगा बड़ा माइनस छोटा, यानी एम जी माइनस एफ बी। ध्यान से देखिएगा, तो इसी को मैं बोल रहा हूँ वेट इन एयर माइनस बॉइंट फोर्स यानी अपथ्रस्ट। तो एपरेंट वेट क्या हो गया, वेट इन एयर माइनस बॉइंट फोर्स। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, जो हमारा एपरेंट वेट है वो वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट यानी बॉइंट फोर्स है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं, वेट इन एयर तो कांस्टेंट मान लीजिए आप। अब देखिए अपथ्रस्ट यहाँ पे क्या हुआ, घट गया, बॉइंट फोर्स जो है वो घट गया है, तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट एपरेंट वेट, टेम्परेचर बढ़ने से जो एपरेंट वेट फाइनल एपरेंट वेट है वो ज़्यादा होगा इनिशियल एपरेंट वेट के। ठीक है, बॉइंट फोर्स घटा तो एपरेंट वेट बढ़ा, यानी नेट डाउनवर्ड फोर्स, एपरेंट वेट यानी नेट डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि बॉइंट फोर्स घट जा रहा है। उम्मीद है आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें मैं चाहूँगा कि यहाँ तक जो भी सिखाया है वो आप कॉपी कर लेंगे। कहाँ से शुरू करना है आपको, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो पॉज करके डियर स्टूडेंट्स पहले आप ये कॉपी डाउन कर लें। ठीक है, एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। ये सब बस समझाने के लिए बताया है, ये चीज़ें आप ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, पर बस ऐसे रिकॉल करने के लिए आपको ये मैंने चीज़ें बता दी हैं। तो ये भी आप कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब ये जो शब्द है एनोमलस, इसका क्या मतलब होता है। तो एनोमलस का मतलब होता है अजीब, कुछ हटके, कुछ अलग, अदर देन दी नॉर्मल। मतलब नॉर्मली जो होता है उससे अगर कुछ अलग हो रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर, है ना। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी पानी कुछ एक अजीब सा बिहेवियर जो है वो शो करता है। अब ये अजीब सा बिहेवियर क्या है पानी का। अब अजीब सा बिहेवियर ये है कि आइए देखते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि लिक्विड एक्सपांड होता है हीट करने पे, यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना। एक्सपांड होने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, यानी कि पहले इनिशियली जब टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम इतना था, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो ये ऊपर तक आ गया, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ गया। पहले वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि एक्सपांड होता है कोई भी लिक्विड इन जनरल, है ना।
लेकिन क्या देखा गया कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, यानी आप देखिए यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इधर एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी सिंपली आप वॉल्यूम समझिए फ़िलहाल इसको। तो यहाँ वॉल्यूम लिया है और यहाँ टेम्परेचर लिया है। तो देखा गया कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घट रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ का नीचे आना मतलब वॉल्यूम का घटना। तो यही है एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस एक्सपांशन, यानी कि 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, लेकिन उल्टा वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को हीट करने से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उल्टा, है ना। सच दैट एग्जैक्टली 4 डिग्री सेल्सियस पे जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है वो बिल्कुल मिनिमम हो जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है मिन। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, मिनिमम हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वही आपको ये डेंसिटी वाले ग्राफ में दिख रहा है, यहाँ डेंसिटी है और यहाँ टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है वैसे वैसे यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम देख रहे हैं कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ रही है, वॉल्यूम घट रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। सच दैट एग्जैक्टली 4 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो गई। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी क्या हो गई डिस्टेंस, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। दिख रहा है आपको वहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है ना। तो पता ये चला कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो है वो मिनिमम हो जाएगा और डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। वहीं यहाँ लिखा है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम वाइल इट्स स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़ मिनिमम। मतलब व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो मिनिमम हो जाएगा और डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये चीज़। तो व्हाट अबाउट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए 4 डिग्री के आगे गए तो फिर बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो अगर आप ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट्स, तो जब मैं टेम्परेचर 4 डिग्री से ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब ये तो नॉर्मल बिहेवियर है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है, यानी 4 डिग्री के आगे गए तो डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो 4 डिग्री के आगे गए तो बिहेवियर नॉर्मल है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा, टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम घट रहा। देखिए इसका उल्टा भी तो ट्रू है ना, कि टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम घट रहा है ना, और टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, नॉर्मल बिहेवियर। तो जो एनोमलस बिहेवियर है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 डिग्री तक ही है। 0 के पीछे गए तो पानी फ्रीज ही हो जाएगा, तो 0 के पीछे तो जा नहीं सकते, 0 के आगे आ सकते। तो 0 से 4 तक बिहेवियर एनोमलस है। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनोमलस बिहेवियर, कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, 0 से 4 तक, है ना। और यहाँ भी 0 से 4 तक जो बिहेवियर है वो एनोमलस है। सो दिस बिहेवियर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज द एनोमलस बिहेवियर, वेयर द वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग एंड एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग, है ना, उल्टा हो जाता है। तो ये चीज़ है। सो दिस इज कॉल्ड एज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक सवाल यहाँ पे लिया है, आइए देखते हैं सवाल। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, और एक काम कीजिए आप डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसको पढ़ के वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आप सोचिए और आप मुझे बताइए आपको कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन लग रहा है। अगर आपने सही ऑप्शन पहचान लिया तो मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और अगर आपने सही ऑप्शन नहीं पहचाना तो मतलब कुछ कमी रह गई है जो अभी हम पूरी कर लेंगे। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स क्या लगता है आपको। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही जवाब क्या है। पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन ये दी है कि बीकर इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कोई तो एक बीकर लिया है, तो ये बीकर है और इसको कम्प्लीटली फिल कर दिया गया है विथ वाटर, पानी से इसको कम्प्लीटली फिल कर दिया गया, सच दैट पानी कितने टेम्परेचर पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पे।
तो बताइए कि इट विल ओवरफ्लो इफ़, इनमें से किस केस में वो ओवरफ्लो होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बोथ हीटेड एंड कूल्ड अबव एंड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। यानी कि आप टेम्परेचर को यहाँ पे 4 डिग्री से ज़्यादा करें या 4 डिग्री से कम करें, दोनों ही केस में ये एक्सपांड होगा और एक्सपांड होके ओवरफ्लो हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे ग्राफिकली समझते हैं। देखिए ग्राफिकली अगर आप देखें, ग्राफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, ग्राफिकली अगर हम देखें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या है? मिनिमम है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो मिनिमम है, वॉल्यूम मिनिमम है। अब अगर हम टेम्परेचर को 4 डिग्री से बढ़ाएंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर हम टेम्परेचर को 4 डिग्री से घटाएंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। देखिए दोनों दिशा में आप जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ आ रही है बात? तो वही चीज़ है। तो 4 डिग्री से टेम्परेचर कम करेंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा और वो ओवरफ्लो हो जाएगा, और 4 डिग्री से ज़्यादा करेंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा और फिर से वो ओवरफ्लो हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी अभी इसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, दिस इज़ द मिनिमम वॉल्यूम। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखा स्टूडेंट्स, एक ट्रिकी सवाल था ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक और मैं आपको जो है एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो कभी कभी थियोरी में पूछते हैं, फ्रीजिंग ऑफ लेक्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स। कि अगर मान लीजिए कोई लेक है, ये लेक का सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस में ऐसा दिखा देता हूँ, ये लेक का सरफेस है और ये मान लीजिए लेक का बॉटम है, बॉटम ऑफ द लेक, ठीक है। सो दिस इज़ द बॉटम ऑफ द लेक। अब क्या होता है कि ठंडी जगह में, ठंडी कंट्रीज़ में सराउंडिंग का टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री से फिर 8 डिग्री हुआ, 8 से 7 हुआ, है ना। ऐसा टेम्परेचर घटता जा रहा है। तो जो लिक्विड का सरफेस है, जो एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर से, उसका टेम्परेचर भी लगभग उतना ही हो जाएगा जितना सराउंडिंग का है। तो जब सराउंडिंग का 7 होगा तो इसका भी 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर सराउंडिंग का 5 होगा तो इसका भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से करते करते सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए पहुंच गया 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। तो एक लेयर मान लीजिए आप, मान लीजिए ये एक लेयर है जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो अब हमको पता है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम। डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी नीचे वाले लेयर्स की डेंसिटी कम होगी और ऊपर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा डेंसिटी वाला लेयर नीचे आएगा और कम डेंसिटी वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब होगा ये कि जब वो लेयर नीचे आएगा, तो जब तक नीचे वाला लेयर ऊपर पहुंचा, सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया, मान लीजिए अब सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक ये नीचे वाले लेयर ऊपर पहुंचा तब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो गया? 0 हो गया। तो अब क्या होगा? ऊपर वाले लेयर का भी टेम्परेचर 0 हो जाएगा और ये लेयर जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। दिस लेयर विल फ्रीज। पर वो पानी जो ऊपर से नीचे भागा था अपनी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, वो कितने पे था? 4 डिग्री पे था। तो नीचे जो है वो पानी अभी भी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। कितने डिग्री पे रहेगा? 4 डिग्री पे। और ऊपर वाला लेयर जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। लेकिन पानी कंप्लीटली फ्रीज़ नहीं होगा, नीचे से ऊपर तक ये पूरा कंप्लीटली फ्रीज़ नहीं होगा। नीचे का जो एक हिस्सा है वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा और वो भी कितने टेम्परेचर पे फिक्स रहेगा? 4 डिग्री पे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जैसे जो फिशेज़ हैं, फिर पेंगुइन्स हैं, सील है, तो ये जो भी एक्वाटिक लाइफ है वो सरवाइव कर जाती है इस वजह से। वरना आप मानिए कि अगर पूरा का पूरा समुंदर अगर फ्रीज़ हो जाता नीचे से ऊपर तक, तो सारी मछलियाँ मर जाती, सारे एक्वाटिक एनिमल्स, इवन प्लांट्स जो कोरल्स वगैरह है वो भी सब मर जाते। तो फिर मरीन लाइफ तो ख़त्म हो जाती ना डियर फ्रेंड्स। पर ऐसा होता नहीं है। और वो क्यों नहीं होता?
पानी के इस अजीब बिहेवियर की वजह से, पानी के इस एनोमलस बिहेवियर की वजह से ऐसा होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वो मैक्सिमम डेंसिटी होने की वजह से नीचे जाके बॉटम में बैठ जाता है और वो फ्रीज़ होने से बच जाता है, और नीचे जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो कितने पे, 4 डिग्री पे मेंटेन रहता है। ठीक है डिस्टेंस, तो 4 डिग्री सेल्सियस को जो है वो हॉट माना जाएगा। सराउंडिंग को अगर आप देखें, सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो -15, -20, -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो वहाँ पे जो है 4 डिग्री सेल्सियस तो आपको गर्म ही लगेगा है कि नहीं डिस्टेंस। तो ये चीज़ है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था। इसमें हम थिकनेस ऑफ लेयर वगैरह की भी बात करेंगे कि कितना मोटा थिकनेस यहाँ पे जमता है, या आगे चल के हीट ट्रांसफ़र में इसके बारे में हम दोबारा से पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं इतना बस करता हूँ। आप पॉज करके वीडियो को पहले तो ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप इसको कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप ये भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, और ये थर्मल एक्सपेंशन का आखिरी टॉपिक है। हमने अब तक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पढ़ा, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स पढ़ा, और अब हम देख रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो देखिए, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन भी था, एरियल एक्सपेंशन भी था, और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी था सॉलिड्स के अंदर में। पर लिक्विड्स के अंदर में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन था। उसी तरह से गैसेस के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपेंशन होता है, और वो होता है डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, और वॉल्यूम के अलावा यहाँ पे एक और एक्सपेंशन आता है, प्रेशर एक्सपेंशन, क्योंकि हमको पता है कि हीट करने से गैस का ना सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता है बल्कि प्रेशर भी बढ़ने लगता है ना, क्योंकि किसी न किसी कंटेनर में रख के हम गैस को हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ प्रेशर भी बढ़ता है। तो अगर आप कंटेनर को खोल देंगे तो गैस बाहर निकल जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर कंटेनर को आप टाइटली बंद कर देंगे तो फिर प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है कि प्रेशर कुकर के अंदर हम कंटेनर को क्लोज़ कर देते हैं, सील कर देते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ने नहीं देते तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर को कांस्टेंट रखिएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, जो गैस लॉज में भी जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है आप पढ़ लीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, गैसेस लाइक लिक्विड्स ओनली हैव वॉल्यूम एक्सपेंशन, बट as the expansion of container is negligible in comparison to the gases, therefore gases only have real expansion। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हम लिक्विड में हमने देखा था 2 टाइप के वॉल्यूम एक्सपेंशन थे, एक रियल और एक एपरेंट। तो यहाँ पे रियल और एपरेंट ऐसा अलग अलग नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सपेंशन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कौन सा एक्सपेंशन होता है, रियल। क्यों? क्योंकि जिस कंटेनर में रख के हम गैस को हीट करते हैं, गैस बहुत जल्दी एक्सपांड होना शुरू हो जाता है ना, गैस बहुत जल्दी एक्सपांड होता है, क्योंकि हमको पता है कि एक्सपेंशन जो है वो गैसेस के अंदर में सबसे ज़्यादा होता है। तो गैस थोड़ा से भी टेम्परेचर चेंज से ना गैस बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है। तो इस वजह से वेसल को एक्सपांड करने का मौका ही नहीं मिलता, वेसल एक्सपांड करने का मौका ही नहीं मिलता वेसल को, उसके पहले गैस बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है। इसलिए यहाँ क्योंकि वेसल का एक्सपांशन नेग्लिजिबल है, इसीलिए एपरेंट एक्सपांशन यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सपांशन रहता है, रियल एक्सपांशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हम कोएफिशिएंट्स डिफाइन करेंगे डिस्टेंस। तो एक है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 जो हम देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन जो है उसको मैं गामा बोल रहा हूँ, जो हमारा नॉर्मल फार्मूला है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। दिस इज़ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। और एक दूसरा एक्सपांशन भी यहाँ पर है जो मैंने आपको बताया, प्रेशर एक्सपांशन। तो उसी को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपांशन। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसके लिए कोई सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ सपोज़
बी, हाँ बी यूज़ कर रहे हैं, बी यूज़ कर रहे हैं। तो बी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन इज चेंज इन प्रेशर पर यूनिट ओरिजिनल प्रेशर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो बी को हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपांशन। ठीक है, तो यही दो कोएफिशिएंट्स हैं डिस्टेंस यहाँ पे, वॉल्यूम एक्सपांशन का और दूसरा प्रेशर एक्सपांशन का। ठीक है, और एक बात आपको यहाँ पे नोट बोल के याद रखनी है कि फॉर एन आइडियल गैस ये गामा और बीटा की वैल्यू सेम होती है, यानी फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस गामा इज इक्वल टू बी, है ना, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपांशन। ठीक है, इस बात को आप नोट बोल के लिख भी सकते हैं। तो चलिए पॉज करके पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार आपका ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर डिस्टेंस आप पॉज करके ये नोट भी कॉपी कर लेंगे। तो इसी के साथ साथ हमारा जो है वो थर्मल एक्सपांशन फिनिश होता है। अभी तक मैंने प्रॉब्लम्स नहीं लिए हैं, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ इजी और कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करके दूंगा अपने अगले लेक्चर में, तो आपको थोड़े बहुत फार्मूला का यूज़ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बस करते हैं।